और चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। यूके देवनाथ सर ग्रुप कैप्टन हमारे साथ बने हुए हैं। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब अगर हम 9वें दिन भी देखें तो दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि जंग अभी कितना और चलेगी, क्या कोई मीडिएशन कराएगा या दोनों में से कोई एक देश झुकेगा और कहेगा कि चलिए आइए हम टेबल पर बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो है लगातार हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, क्योंकि इजराइल के पास जो अस्त्र शस्त्र का भंडार है वो लगातार अमेरिका रिक्यूपरेट कर रहा है। जितने बम इजराइल गिरा देता है ईरान पर, अगले दिन ही उतने ही बम अमेरिका से आ जाते हैं इजराइल में। लेकिन ईरान की एक दुविधा है, ईरान के पास इस युद्ध के शुरुआती दौर में 2000 बैलिस्टिक मिसाइल थे, 1600-1800 किलोमीटर रेंज या उससे ज़्यादा वाले। लेकिन पिछले 7-8-9 दिन के युद्ध में उसने ऑलरेडी उसमें से 800 फायर कर दिए हैं। तो आकलन ये लगाया जा रहा है कि इजराइल के पास अब सिर्फ 1200 बैलिस्टिक मिसाइल बचे हैं जो कि इतने दूर तक जा सकें, इजराइल तक जा सकें। और हम देख रहे हैं कि हर रोज़ ईरान करीबन 50, किसी दिन 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है। तो मेरा आकलन है कि अगले 12 दिन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स का भंडार खत्म हो जाएगा। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो अब ईरान की तरफ देखेंगे 2 हफ्ते के बाद। और यही कारण है जिसमें कहा जा रहा है सर कि कहीं अमेरिका पीछे तो नहीं हट गया इस जंग से, क्योंकि वो पहले कह रहा था, जो बयान सामने आ रहे थे कि हमने कब्जा कर लिया उसके स्काई पे, ये समर्थन करें, कोई शर्त नहीं रखी जाएगी, और अब कह रहा है कि 2 हफ्ते बाद करेंगे डिसाइड। अमेरिका पीछे नहीं हटा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत चतुर हैं, वो चाहते हैं कि बंदूक जो है वो इजराइल के कंधे पर रखकर चलाई जाए। अमेरिका चाहता है कि वो इजराइल को बंदूक देता रहेगा, गोला बारूद मिसाइल अस्त्र शस्त्र देता रहेगा। युद्ध कौन करेगा, खून किसका बहेगा, इजरायलियों का। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अगर उन्होंने इस युद्ध में अमेरिका के लोगों को झोंक दिया तो ये अमेरिका में बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजन होगा। एक आइडिया दे देता हूँ, वहाँ चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेट्स की पावर हो या रिपब्लिकन्स हो, उभय पक्ष में जो वोटर बेस है वो नहीं चाहता कि अमेरिका किसी दूसरे का युद्ध लड़े और उनके अपने बच्चे, उनके पति, उनके हस्बैंड, उनके भाई बॉडी बैग्स में वापस आ जाएं। वहाँ वोटर बैंक बहुत द्रुत गति से नाराज हो जाता है। सर आप मुझे बताइए कि फोर्दो की अगर हम बात करें, क्या ईरान की सबसे बड़ी ताकत वही न्यूक्लियर साइट है? आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन से मिलने मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री। 23 जून को मॉस्को जा सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 23 जून को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं तो लगातार ये माना जा रहा है कि दोनों ही तरफ से लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो चल रहा है। सर पुतिन से मिलने मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री और 23 जून बताई जा रही ताकत, इस मुलाकात की क्या कुछ मायने निकाले जाए? ईरान को मालूम है कि अगर उसको इस युद्ध में सफल होना है, देखिए युद्ध तो बंद हो जाएगा 2 हफ्ते में, लेकिन इसके बाद बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा। ईरान घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन ईरान बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा टेबल पर बैठने के लिए। तो उसमें उसको कौन कौन साथ में चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय पटल में बात चली जाएगी यूनाइटेड नेशन में, या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पटल में ईरान को चाहिए कि चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस उसके साथ मजबूती से खड़े रहें। ईरान ये भी चाहता है कि दुनिया के कुछ उसके दूसरे जो मित्र देश हैं वो या तो ईरान के साथ खड़े रहें या न्यूट्रल रहें। जैसे कि दुनिया में 56 या 57 मुस्लिम देश हैं, OIC के देश हैं, अरब लीग के देश हैं। तो ईरान बहुत द्रुत गति से डिप्लोमेटिक एक्शन ले रहा है, अपने डेलीगेशंस को पूरी दुनिया में भेज रहा है, ताकि जब बातचीत आगे बढ़े तो दुनिया के देश या तो ईरान के साथ खड़े रहें या कम से कम न्यूट्रल रहें। क्योंकि ईरान को मालूम है कि उसको बार बार एक ही चीज़ दोहराना है कि उसके पास एटम बॉम्ब नहीं है, एटम बॉम्ब नहीं है। अब इससे फ़र्क किसको पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ेगा IAEA का जो असेसमेंट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब अपनी रिपोर्ट देगी भविष्य में, तो उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, 1-2 मेंबर कंट्रीज को बोलना पड़ेगा हाँ ईरान के पास बॉम्ब नहीं है, नहीं बना रहा है। यही तो तब से जब हमला हुआ उसके बाद से ईरान तो यही कह रहा है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुफिया विभाग को ही घेर लिया है। ईरान के एटमी हथियार पर हमारी खुफिया विभाग गलत है, बहुत बड़ी अपडेट है। इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ईरान के एटमी हथियार पर गलत हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं। बड़ी अपडेट है ये, तुलसी गबार्ड को ही वो गलत ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा खुफिया विभाग खुद गलत है। पहले बयान सुनिए।
Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. अपडेट आ गई है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ट्रंप के बयान के बाद DNI चीफ तुलसी गबार्ड का भी बयान सामने आया है। मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। तुलसी गबार्ड ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से हफ्ते या एक महीने ही दूर था। तो अब ये दोनों आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि तुलसी गबार्ड गलत है, तुलसी गबार्ड कह रही है कि हमारे पास तो पक्की जानकारी है कि एक हफ्ते या एक महीने ही दूर था ईरान एटम बम बनाने से। और इस पर यूके देवनाथ सर, क्या कैसे देखा जाए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कहा जाता है कि वो कभी भी यू टर्न ले लेते हैं। अब उनकी बातों को गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। वो जिससे दुश्मन मानते हैं उससे अगले पल दोस्ती भी कर लेते हैं और डिनर और लंच भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कैसे देखें? बहुत ही हास्यास्पद बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका एक महान डेमोक्रेसी है। महान डेमोक्रेसी में जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, वो अपने सारे दाएं हाथ बाएं हाथ को लेकर एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, अमेरिका में बार बार ये हिंट आ रहे हैं कि दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि सारे डेमोक्रेसीज में सिस्टम होता है। भारत में है, पाकिस्तान में है, इजराइल में है, अमेरिका में भी है कि जो इंटेलिजेंस ब्रीफ है, हर रोज सुबह 9 बजे 5 मिनट की एक ब्रीफ प्रेसिडेंट को पुटअप करते हैं। कौन पुटअप करते हैं? तुलसी गबार्ड पुटअप करती है। जैसे भारत में कौन पुटअप करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी को हर रोज सुबह 9 बजे 5 मिनट की एक ब्रीफ, ये अजीत डोभाल जी करते हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि शीर्ष नेता जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो अपने इंटेलिजेंस चीफ के साथ कदम से कदम मिला के जानता है। दोनों जाते हैं कि हमें क्या करना है, हम किस तरह से उसको करेंगे और कब तक करेंगे, ताकि दोनों एक तरह से सोच सकें। अगर तुलसी गबार्ड को अगर डोनाल्ड ट्रंप धता बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, इसका मतलब है CIA, FBI, अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन सब का आकलन गलत है। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपने ही एजेंसीज को नीचा दिखाकर उनका जो मोरल है, मनोबल है, वो कम कर रहे हैं। देवनाथ सर, लेकिन ये एक हिस्से का आपने कर दिया ये विश्लेषण कि वो डोनाल्ड ट्रंप गिरा रहे हैं अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका मोरल। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप सही होते हैं तो ये तो फ्री फंड का युद्ध हो गया ना। मान लीजिए ये हो सकती है ना सिचुएशन। देखिए, हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं। जब इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, बार बार क्या कहा था उन्होंने? बहाना ये बताया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और लेकिन जब सद्दाम हुसैन को तहस नहस कर दिया गया, मार डाला गया, लटका दिया गया फांसी में, उसके बाद अमेरिका ने बहुत ढूंढा और इराक में कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंटेलिजेंस जो है, जब अपने प्रेसिडेंट को कुछ ब्रीफ करती है, कई बार जो ब्रीफिंग है वो सही तरीके से नहीं होती है। बिल्कुल। और एक बड़ी खबर मैं बता दूं, ईरान इजराइल जंग पर पुतिन का बड़ा बयान। ईरान से हर दिन संपर्क में है। पुतिन का कहना है कि ईरान से लगातार हम संपर्क पर हैं। ईरान इजराइल जंग पर यह बड़ा बयान, ईरान से हर दिन संपर्क बनाए हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी पहले, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा दूं दर्शकों को कि आखिर खुलकर रूस और चाइना जो ईरान का सपोर्ट कर रहा है, इसके मायने क्या है।